गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में थर्ड चैप्टर गॉसेस थ्योरम देख रहे हैं, जिसमें आज ये मेरा लेक्चर 07, जिसमें हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सीख रहे हैं और वो भी गॉस लॉ को यूज करके। तो आज मेरा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या कोई पतला रॉड है। पतला वायर है या फिर पतला रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पोर्शन पे चार्ज कम हो, किसी पोर्शन पे चार्ज ज़्यादा हो, नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। और एक सर्टेन डिस्टेंस पे सपोज करो कि यहाँ से r के डिस्टेंस पे एक केयर करें, यहाँ से स्मॉल r के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का। अब इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं क्या ये वायर जो है यहाँ से चंद्रमा तक है, अरे बिल्कुल नहीं। ये लॉन्ग इनफाइनाइटली का मतलब क्या होता है कि इस लेंथ के कंपैरिजन में आर डिस्टेंस बहुत लेस है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो यही अगर मेरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मार्कर, अगर पॉइंट P अगर वायर के काफ़ी क्लोज है तो भी ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। इनफाइनाइट लेंथ कहने का क्या तात्पर्य है कि इस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसा हम कह रहे हैं कि अगर पॉइंट P मार्कर के काफ़ी क्लोज है तो भी ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर माना जा सकता है। ठीक है, एक वायर के बारे में जो जानकारी किया है इस पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की जानकारी है। पहले जिक्र हमने किया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। ये वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, मीन्स चार्ज इन पर यूनिट लेंथ की जानकारी है। यह है लैम्डा कूलॉम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था? चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ पर चार्ज। इस पर टोटल चार्ज अब मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ इसके 1 मीटर लेंथ पर अगर मान ले कि ये 1 मीटर लेंथ है तो इस पर जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलॉम। कहने का सेंस यही हुआ। अगर 2 मीटर लेंथ होता तो चार्ज होता 2 लैम्डा। अगर 3 मीटर लेंथ होता इस पर चार्ज होता 3 लैम्डा। 4 मीटर लेंथ है तो उस पर चार्ज है 4 लैम्डा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या क्या गिवन है? हमसे कहा गया है कि एक वायर है या रॉड है, थीन है, लॉन्ग है। थीन कहने का मतलब क्या कि लेंथ है लेकिन इसके पास विड्थ नहीं है, शायद कहने का सेंस ये है। अच्छा, इनफाइनाइट कहने का मतलब इसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज्ड है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान लैम्डा है। आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जो नोट करने वाली बात है कि आज हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है और गॉस लॉ का यूज करके यही बेनिफिट होता है कि चार्ज अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हो, बड़े रूप में भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है आसान हो जाता है। यहाँ पर हम गॉस लॉ यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन गॉस लॉ यूज हम तब कर पाते हैं जब चार्ज का कुछ ही हिस्सा सही
इनक्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। और जैसा हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींचेंगे, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस खींचेंगे, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। लेकिन हम गॉसियन सरफेस ऐसा खींचना चाहते हैं कि सिमेट्रिक नजर आए, मतलब कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। तुम क्या बता सकते हो कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस हम लोगों को कैसा लेना चाहिए? केयर करो, यही हमारे पास कोई वायर है, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मीन्स लैम्डा हमारा पॉजिटिव है। तो लैम्डा मीन्स यहाँ पर होना चाहिए चार्ज बाय लेंथ, ये होना चाहिए चार्ज बाय लेंथ पर यूनिट लेंथ पर चार्ज। लैम्डा का ऐसा यूनिट कूलॉम पर मीटर होना चाहिए। जैसा हम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज दिखा रहे हैं, इसका मतलब चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो लैम्डा भी हमारा पॉजिटिव होगा। एनीवे, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर कैसा होना चाहिए? जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इमेजिन करो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों ही दिशाओं में, इधर इधर, आउटवर्ड आउटवर्ड। अगर हाँ, अगर इसके लिए लैम्डा निगेटिव होता, मतलब अगर ये रॉड वायर अगर निगेटिवली चार्ज्ड होता तो लाइंस अंदर को आते, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, केयर करो, ये थिन वायर है, मतलब इसके पास विड्थ नहीं है। जो भी चार्ज है ये चारों साइड में फैले हुए हैं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे यूं इधर 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 नहीं, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है कि थिन वायर है, इसके पास विड्थ है ही नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज होगा ही नहीं। इसका मतलब इधर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहे होंगे। क्लियर है? तो हमें कैसा लेना चाहिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस? अगर सिलेंडर बना दूँ तो एक पॉइंट P से होता हुआ एक सिलेंडर बना दूँ, ये ज़रा केयर करना। इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मेरे को लेना था। ये देखो, इतनी ही डिस्टेंस पर, यहाँ से भी R के ही डिस्टेंस पर, मतलब वायर को एक्सिस मानते हुए एक सिलेंडर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यही हमारा गॉसियन सरफेस होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब इस वायर को एक सिलेंडर से हमने कवर कर दिया। और सपोज करा कि इस सिलेंडर का लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों साइड आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यही होना चाहिए। तो ये देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हम चाहें तो दिखाएं। अगर फिगर को थोड़ा सा गंदा करूं, ये देखिए, ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ऐसे भी P से होता हुआ निकला होगा। इधर भी कुछ ऐसा ही, ऐसा ही। अब अगला काम, इस पॉइंट P के चारों साइड एक छोटा सा स्मॉल रीजन हमने कंसिडर कर लिया, जिसका माना एरिया है ds, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की ओर होता है, यानी ds का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर। मतलब बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट P पर E और ds सेम डायरेक्शन में, मतलब पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। अब तुम सोचो कि इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट होंगे, अगर मान लो इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है E, तो यहाँ भी सब जगह, यहाँ भी कहीं भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा, क्योंकि ये वायर उसके एक्सिस पे है,
तो हमने बोला कि हमें गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करने होते हैं जिससे कि ई हमारा कांस्टेंट हो जाए, जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्लोज सरफेस ही बनाना है तो हम किसी भी शेप साइज का बना सकते थे, लेकिन हम जानबूझकर सिमेट्रिक शेप दे रहे हैं जिससे कि ई कांस्टेंट हो सके, इंटीग्रेशन आसान हो। साथ में आगे जब गणित को आगे बढ़ाएंगे तो इस क्लोज सरफेस का एरिया चाहिए। तो एरिया अगर हम कोई रेगुलर शेप में देंगे, अगर हम क्लोज सरफेस को एक रेगुलर शेप में देंगे तो एरिया निकालना हमारे लिए आसान भी हो जाता है। चलिए, यानी सिलेंडर का रेडियस भी होगा स्मॉलर। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की जानकारी है। ठीक है, हमसे कहा गया इस वायर से आर के डिस्टेंस पे, यानी ए भी आर हमारा गिवन है, लैम्डा गिवन है, आर गिवन है। स्वाभाविक है कि जो भी फाइनल आंसर छूटे वो लैम्डा और आर के टर्म में ही छूटना चाहिए। ठीक है, इस पूरे क्लोज सरफेस को हम 3 रीजन में बांट दे रहे हो। सपोज करो ये ऊपर वाला जो सर्कुलर फ्लैट है, फ्लैट, इसको हम S1 कह दिए, इसे हम S2 कह दिए, एक कर्व सरफेस, सिलेंडर का बाहर वाला पोर्शन जो है, और इसे हम S3, ये भी S3, S3 क्या है? सर्कुलर फ्लैट सरफेस बॉटम वाली। S1 क्या है? सर्कुलर फ्लैट सरफेस ऊपर वाली। S2 क्या है? सिलेंडर का बाहरी हिस्सा, सिलेंडर का बाहरी हिस्सा। यानी पूरे क्लोज सरफेस को हम 3 रीजन में बांट दिए। चलो ऐसा भी मान लेते हैं कि इस रीजन के लिए फ्लक्स होगा φ1, इस रीजन के लिए फ्लक्स को हम φ2 कह देते हैं। समझो हम क्या बोल रहे हैं? इस रीजन के लिए फ्लक्स को हम φ1 कह देंगे, इस रीजन के लिए जो फ्लक्स होगा उसे हम φ2 कह देंगे, और S3 सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा उसे हम φ3 कह देंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जरा मेरे को ये बताइए, अगर हम तुमसे कहें कि ये जो ऊपर वाला जो फेस है, ये देखो, ये जो फेस है, इसके लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा? तो हम कह रहे हैं भाई, अगर यहाँ इस पे ऊपर वाले सरफेस पे अगर हम कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल रीजन अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल की ओर, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, स्पष्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, स्पष्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम तुमसे कहें कि इस रीजन के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो E ds cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके लिए फ्लक्स होगा 0। क्लियर? अगर उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी स्मॉल रीजन हम कंसिडर करते हैं और भी कंसिडर करते हैं, यहाँ कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए ds इधर हो जाएगा, इसके लिए ds a हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में हो जाएगा, E ds cos 90 हो जाएगा। यानी अपर सरफेस पर हम जो भी स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, बहुत स्पष्ट है कि E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, फ्लक्स 0 होगा। समझ में आ रहा है कि इस अपर सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। वैसे भी हमने पहले बोला कि इस वायर के पास विड्थ नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर निकल रहा होगा या इधर को आ रहा होगा। क्लियर? तो अगर हम तुमसे कहें φ1 क्या होगा? φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अपर सर्कुलर सरफेस क्या होना चाहिए? तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स हो गया क्या? E डॉट ds। क्लियर? तो इस पूरे अपर सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा था? हमने बोला कि इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि अपर सरफेस कई छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? ऐसा मान सकते हैं। यहाँ सर्किल नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअली ये S1 सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है, इंडिविजुअली
H2 क्लोज सरफेस नहीं है, इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे H3 सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है। हाँ, S1, S2, S3 ये तीनों मिलकर एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ सर्किल नहीं दिया है। अब इतने पोर्शन का क्या मतलब निकलता है कि सरफेस S1 पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं सबके फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। स्वाभाविक है, सॉल्व होकर जो आएगा ये S1 सरफेस के लिए, अपर सर्कुलर फ्लैट सरफेस के लिए जो है फ्लक्स होगा। अगर इसे ब्रेक करें तो क्या हो जाए, ये हो जाए E ds cos 90 और cos 90 हो गया 0, यानी ओवरऑल 0। मतलब बहुत स्पष्ट है जी, इस ऊपर वाले सरफेस से होकर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं निकल रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम तुमसे ये कहें कि इस S3 सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, इस S3 सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर इस साइड। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसके लिए फ्लक्स हो जाएगा E ds cos 90 0। उसी प्रकार से तुम समझ सकते हो कि इस S3 रीजन में हम कहीं भी अगर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे सबके लिए कहानी वही है, E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यानी फ्लक्स ड्यू टू सरफेस S3, इसको हमने φ3 कहा, तो क्या हो जाना चाहिए E डॉट ds। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है। इसको भी ब्रेक करेंगे। यहाँ सर्किल हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि इंडिविजुअली सरफेस S3 भी क्लोज सरफेस नहीं है, इसलिए हमने सर्किल नहीं दिया है। इसको ब्रेक करा, ये हो गया E ds cos 90 0। यानी S1 सरफेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा है, S3 सरफेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा है। जो भी फ्लक्स मिल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस हो रहे हैं, वो कर्व्ड सरफेस S2 के लिए हो रहे। सिलेंडर का जो बाहरी साइड है उन्हीं से होकर फिगर में भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस S2। तो हमने इस S2 सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इसके लिए स्मॉल रीजन के लिए फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहोगे ये होगा E डॉट ds। क्लियर है, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स मतलब इस छोटे से रीजन से होकर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, और भी क्रॉस कर रहे होंगे भाई, और भी क्रॉस कर रहे होंगे। इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स इतना होगा। तो क्या इस सिलेंडर का जो बाहरी सरफेस है ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर तुमको समझाएं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, केयर करो। यही है S1 ऊपर वाला सरफेस, S3 नीचे वाला सरफेस, ये बाहरी जो सरफेस है यही हमारा S2 है। तुम सोचो, यही वायर इसके अंदर, इस चीज़ पे से समझ में आ रहा है। इसके लिए फ्लक्स 0, वो भी क्यों ना। यहाँ छोटा सा रीजन जो भी लोगे उसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड E E E E E, लेकिन यहाँ छोटा सा रीजन लेंगे तो ds ऊपर। स्वाभाविक E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ भी जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट लोगे सबके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। स्वाभाविक है कि S1 के लिए टोटल फ्लक्स आ जाएगा 0। उसी प्रकार से इस ये देखो सर्कुलर फ्लैट सरफेस जो कि बॉटम पे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो, वायर ऐसे है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चारों डायरेक्शन में ऐसे निकल रहे हैं। अगर यहाँ तुम कोई स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे तो ds इधर हो जाएगा, और E या तो ऐसे U E E ds इधर। यानी यहाँ जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे सबके लिए फ्लक्स E ds cos 90 0 हो जाएगा। हाँ, अब इसके लिए ये जो यही हमारा S2 रीजन है, ये सिलेंडर का जो है बाहर वाला जो सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
चारों साइड में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे, यानी इस सिलेंडर से होकर हमको फ्लक्स मिलने हैं। तो हमने करा क्या कि सिलेंडर को हमने छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसा हम चाहे तो मान सकते हैं। और उसी एक स्मॉल एलिमेंट को हम यहाँ दिखा रहे हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए क्लियर हो गया है फ्लक्स होगा ए डॉट ds, और इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। मतलब सर्किल यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सरफेस S2 पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट है जिसका फ्लक्स हमने अलग अलग निकाला हुआ है, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सॉल्व होकर जो आएगा एक कर्व्ड सरफेस S2 के लिए फ्लक्स होगा। हम पुनः रिपीट करें, यहाँ हम सभी केस में सर्किल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अगर हम देखें, व्यक्तिगत तौर पे हम देखें तो सरफेस S1 एक क्लोज सरफेस नहीं, S3 क्लोज सरफेस नहीं, इंडिविजुअली S2 कर्व सरफेस नहीं, क्लोज सरफेस नहीं। हाँ, ये तीनों सरफेस मिलकर एक क्लोज सरफेस जरूर बना रहे हैं। अगर इसे हम ब्रेक करें तो यहाँ भी वही कहानी, ई डी एस कॉस जीरो ई और ds सेम डायरेक्शन में है। सोचो, यहाँ कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट लोगे तो ई और ds के बीच का एंगल तुमको 0 डिग्री ही नज़र आएगा। अगर स्मॉल एलिमेंट अगर हम अपने साइड में लेते हैं यहाँ पर, तो ds मेरे तरफ, ई भी मेरे तरफ, स्वाभाविक है ई और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा। cos 0 1 और cos 0 1, तो आगे बढ़ा दूँ क्या, ये हो गया ई ds cos 0 1 ई कांस्टेंट टर्म, ई कांस्टेंट टर्म, क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन के पीछे आ गया, यहाँ बच गया सिर्फ दिस। बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि सरफेस S2 पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं, क्योंकि ये कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। ये S2 सरफेस कई छोटे 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 स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये बोल रहा है कि सरफेस S2 पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं सबके एरिया को ऐड करो। तो सबके एरिया को ऐड करेंगे तो सिलेंडर का एरिया होगा, और सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई RL, 2 पाई उसका रेडियस, अरे भाई सिलेंडर का रेडियस कितना है R, उसका लेंथ, यही होना चाहिए। तो हम कहें कि इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो यानी नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेस, थ्रू होल क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, जैसे भी समझ लो, क्या होगा। तो उसे अगर हम फाई कहते हो तो ये होना चाहिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ऐसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फाई इज इक्वल टू φ1 0, φ2 यह है E इंटू 2 पाई RL प्लस φ3 भी 0, यानी E हो गया E इंटू 2 पाई RL, इक्वेशन फर्स्ट। दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो है क्लोज सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए इस पूरे सिलेंडर से होकर फ्लक्स कितना होगा वो हम बता चुके हैं। मेरे हिसाब से इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन का जवाब अगर गॉस लॉ की मदद से लूँ तो क्या मिटाया जाए? बहुत बढ़िया। चलिए, फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज q by epsilon naught, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface, q। अब सोचने की बात है
कि ये क्लोज सरफेस, ये सिलेंडर अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। तो एक बार हम पुनः आते हैं। एक वायर है, ये देखो सिचुएशन समझ में आ रहा है, ठीक है। ए ऐसे हमने पैक कर दिया है, इधर से हमने पैक कर दिया है, समझ में आ रही बात। तो चार्ज तो इनक्लोज हुआ ही है, भले पूरा ना हो पाया हो लेकिन चार्ज का कुछ ही हिस्सा सही, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसका मतलब वायर का कुछ हिस्सा हो सकता है बाहर निकल गया हो सकता है बाहर निकल गया हो। हमने भले ही पूरे चार्ज को कवर नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ पर एल लेंथ का ही सिलेंडर हमने कंसिडर किया हुआ है, अगर हम ज़्यादा भी लेंथ का लेते, थोड़ा और ज़्यादा लेंथ का लेते तो भी रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा कम लेंथ का लेते तो भी रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपको बताया है कि गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन सरफेस के शेप और साइज दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। चाहे तो हम शेप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने बोला कि जानबूझकर हमने सिलेंडर लिया है जिसे एक सिमेट्रिक शेप मिले हमको, जिससे कि अगर एरिया का ज़रूरत पड़े तो हम उसको बता सकें। लेकिन आप कोई भी शेप में ले सकते थे। साइज हमने एल लेंथ का ही जो है हमने सिलेंडर क्यों कंसिडर किया, थोड़ा और ज़्यादा लेंथ का कंसिडर करते तो भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर हम देखेंगे कि एल का टर्म जो है कटने वाला है। इसका मतलब है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के साइज पर भी डिपेंड नहीं करनी है। तुम्हें मन होता कि गॉसियन सरफेस और छोटा लेंथ का ले लेते और बड़ा लेंथ का ले लेते तो भी रिजल्ट वही आता। क्यों क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई एक क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। तो इस सिलेंडर का लेंथ कितना है, एल। तो इस सिलेंडर अपने अंदर कितना लेंथ का वायर को इनक्लोज किया है, स्वाभाविक है एल लेंथ का वायर इनक्लोज है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। सिलेंडर का लेंथ कितना तुम लिए हो, एल लिए हो, तो सिलेंडर के अंदर वायर है, बहुत बढ़िया। कितने लेंथ का वायर होगा, तो एल लेंथ का वायर इनक्लोज है। तो उस एल लेंथ पर जो समझो क्या बोल रहे हैं, इस एल लेंथ का वायर जो है सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है। तो उस एल लेंथ के वायर पे जो चार्ज होगा, क्या क्यूबिंग का मान वही नहीं होगा, इनक्लोज चार्ज का मान वही नहीं होगा, होगा। बहुत बढ़िया। तो इतने पोर्शन पे जरा समझो हम क्या बोल रहे हैं, ए एल लेंथ यहाँ तक एल लेंथ, तो इस एल लेंथ पर जो चार्ज होगा क्यूबिंग का मान वही होगा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसके लिए वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की जानकारी है। मतलब क्या कि 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम। यहाँ हमने देखा 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम। तो इतने पोर्शन का लेंथ है स्मॉल एल, तो चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल। बहुत स्पष्ट है यार। 1 मीटर लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो स्वाभाविक है कि इस एल मीटर लेंथ पर चार्ज होगा लैम्डा एल। बहुत बढ़िया। यानी क्यूबिंग का मान कितना होना चाहिए, लैम्डा एल। समझ में आ रही है बात। एप्सिलॉन नॉट बना हुआ है, इसे हमने कह दी इक्वेशन सेकंड। अब भाई मेरे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स इतना होगा और गॉस के हिसाब से इतना होगा। इसका मतलब है कि दोनों को हम चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने जा रहे हैं। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तुम देख रहे हो कि हम जितने भी डेरिवेशन निकाल रहे हैं सब में यही काम कर रहे हैं। पहले मेरे हिसाब से कितना फ्लक्स हो रहा है उसको देख रहे हैं, फिर गॉस के हिसाब से फ्लक्स कितना आ रहा है उसे देख रहे हैं, फिर दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करने जा रहे हैं। E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसे यहाँ से मिटा दिया जाए। तुम समझ रहे हो एल का टर्म कट रहा है, साफ पता चल रहा है कि हम यहाँ जो सिलेंडर बनानी है वो कितना लेंथ का बनाए, ये मैटर यहाँ पर नहीं है। इसलिए E इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई
थोड़ा सजा के लिख दूँ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा वेल नोन रिजल्ट आ चुका है। क्लियर? हाँ, कभी कभी इसको क्वेश्चन बनाने क्रम में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुना कर दिया, गुना भाग, समझते हो? ये देखो ऐसा कर दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया के, यानी ये हो गया 2k लैम्डा पाई आर। यानी तुम इसे भी एक रिजल्ट के रूप में देख सकते हो, 2k लैम्डा बाई आर। थोड़ा छोटा रूप में कर दिए, क्या करा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। समझ में आ रही बात? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया के, तो ये हो गया 2k लैम्डा पाई आर, छोटा रूप में आ गया। हाँ, अगर समझो हम क्या बोले, अगर इस पे टोटल चार्ज की जानकारी होता, हालांकि हमें जो बताया गया है 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है वो बताया गया है, टोटल चार्ज नहीं पता है। लेकिन अगर काश पता होता, सपोज करो कि इस पर टोटल चार्ज होता प्लस क्यू, और सपोज करो कि इसका लेंथ होता, कुछ मान लेते इसका लेंथ होता एल, कैपिटल एल, कंसिडर करो। स्वाभाविक है, जैसा हम कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ का है, इसका मतलब है कि ए वाला एल इज मोर ग्रेटर देन आर, ऐसा होना चाहिए। तो हम कह रहे काश अगर इस पर टोटल चार्ज होता क्यू और इस पर टोटल लेंथ होता कैपिटल एल, तो स्वाभाविक है कि लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, यानी ये हो जाता क्यू बाई एल। तब उस केस में हम यहाँ पर लैम्डा के जगह पर क्यू बाई एल लिख सकते थे, यानी ये हो गया क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। तो हम चाहे तो इसे भी एक रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, इनको जरा ध्यान से देखें। लैम्डा बढ़ने का मतलब है ई बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ने का मतलब है क्यू का मान ज़्यादा होना। बहुत स्पष्ट है जी कि जितना ज़्यादा चार्ज हमारा वेटेड होगा, जितना ज़्यादा कूलॉम का चार्ज होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो ज़्यादा होना चाहिए। आर का टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। बहुत स्पष्ट है कि हमारा वायर से पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटते जाएगा। और यदि आर का मान इन्फिनिटी हो जाए, मतलब हमारा पॉइंट जो है इस वायर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिजल्ट हम लोग का आ चुका है 1 2 3। इसे तुम जिस रूप में इसको नोट करना चाहो, सबका मीनिंग मतलब तो वही, पहले इसको नोट कर लेते हैं। अब हम कुछ एनसीईआरटी के छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन है, पहले इसको आज निकालेंगे। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है प्लेन शीट के लिए, चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन मेरे को मिल जाए। ये है कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया हुआ है। ये है 1.21। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.2। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, ठीक है। इस पे रेडियस इनकी है कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मीटर, यही हुआ। हैज़ अननोन चार्ज, पता नहीं चार्ज कितना है, ये चार्ज निकालना भी है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मीन्स 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है कितना, तो ये है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। समझो एक बार क्वेश्चन को समझाएं, बिल्कुल पुट एंड गेट क्वेश्चन। कह रहा है हमारे पास कोई एक स्फीयर है, हालांकि बताया नहीं कि हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, लेकिन
आउटसाइड पे हॉलो स्फीयर के केस में या फिर सॉलिड स्फीयर के केस में आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है KQ/R। तो कह रहा है कि इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। लेकिन कह रहा है इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्वाभाविक है कि ये जो भी स्फीयर है हॉलो या सॉलिड, ये नेगेटिवली चार्ज रहा होगा, इसलिए इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। इसलिए हम E को हम माइनस के रूप में ले लें, या एक उपाय ये भी होता है कि प्लस लेकर ही चले, लास्ट में Q का मान माइनस में शो कर दें, ये भी ऐसा भी हम कर सकते थे। समझो हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इसको माइनस में ले रहे हैं। इसका मतलब है इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि ये हमारा स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज रहा होगा। अगर कहीं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम E को पॉजिटिव के रूप में लें, अगर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E को हम नेगेटिव के रूप में लेते हैं। तो कह रहा है कि इस पे नेट चार्ज क्या था। अरे यार, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो हम देते थे Q/4πε0R, यानी KQ/R। अगर आपने थ्योरी को ठीक है समझा, यहाँ से Q का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ER/Q, E -1, ये वैल्यू उठा के रखना है बस। स्मॉल r ये है 0.2, Q क्या Q निकालना था, ER/K हो गए, K का वैल्यू फिक्स लीजिए। और इससे जब आप सॉरी ये गलती हो जाता, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तुम KQ/R², ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 0.666 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो -6.66 नैनो कूलम, ठीक है। जोड़ घटाओ तो भी करना होता है। हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। याद आ रहा है ना। नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्मली 1.22 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 2.4 मीटर। तो स्वाभाविक है कि उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर है। जी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी याद आ रहा है, सिग्मा से दिखा रहे थे। सिग्मा क्या होता है, Q/A, चार्ज बाई एरिया, चार्ज इन पर यूनिट एरिया। ये दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। दो भागों में क्वेश्चन बैठा है, तो फर्स्ट भाग में कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी ए में चाहिए Q का मान, ठीक है, और बी में चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, केयर करें। एक स्फीयर है, एक स्फीयर, उसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस उसका हाफ हो गया। उस स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, मतलब चार्ज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, इतना पता है। 80 माइक्रोकूलम 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज मौजूद है। तो कह रहा है कि ज़रा बताएं कि उस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना था। तो यार बहुत स्पष्ट है, हमें Q/A की जानकारी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, माइक्रो को हटा देते हैं, तो ये माइक्रो को हटाना है तो 10⁻⁻6 हो, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छी बात। Q एरिया, एरिया कितना होगा स्फीयर का, 4π रेडियस का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर 4π रेडियस का होल स्क्वायर, ये हो गया 80 × 10⁻⁻6। इसलिए Q = कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4π। बहुत आसान है जी, बहुत आसान। पाई का वैल्यू रखा जाए यहाँ पर 4π मतलब 3.14, R² तो ये हो गया 1.44 इंटू 80 × 10⁻⁻6
गुना भाग आपको करनी है, और ये सॉल्व होकर आ जाता है 80 इंटू कितना है भाई 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी उस स्फीयर पे टोटल चार्ज इतने थे। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है उस स्फीयर के लिए फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, सोचो 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 सोचो। बी पार्ट पे आते हैं। कहानी समझ रहे हो, एक स्फीयर था, बी पार्ट के लिए हम आ रहे हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज आ चुका है 1.45 इंटू 10⁻³ किलो। ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, दिख रहा है क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव है। तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, मतलब फ्लक्स कितना होगा, तो हमने बोला कि भाई इसको गॉस लॉ यूज़ करना चाह रहे हैं, तो गॉस लॉ यूज़ तब कर पाएंगे जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो कोई भी शेप साइज का हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये बाहर निकल रहे होंगे। अरे भाई कोई भी शेप में बनाओ, कोई भी साइज में बनाओ, ये जितने लाइंस बाहर निकलेंगे, अगर मान लो हम सर्किल के रूप में ही बना देते, स्फीयर के रूप में बना देते गॉसियन सरफेस को, तो भी तो उतनी ही लाइंस बाहर निकलते। अब लगा दूँ गॉस लॉ, तो टोटल फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस कहता है क्यू इन के रूप में कितना है, एक क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हाइपोथेटिकल सरफेस है, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, हम गॉस लॉ यूज़ करना चाहते हैं। हम गॉस लॉ यूज़ तब कर पाएंगे ना जब चार्ज इनक्लोज हो, तो हमने इनक्लोज कर दी, ठीक है। अब लोग इसी सेट में आपने इनक्लोज क्यों करी, आपने सिलेंडर के रूप में क्यों नहीं इनक्लोज करी। हमने कहा चलो ठीक है हम सिलेंडर के रूप में ही इनक्लोज कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, अगर 1000 लाइन्स अगर बाहर निकल रहे थे तो अभी भी 1000 लाइन ही बाहर निकलेंगे ना। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो जैसा आप प्लॉट कर लो। कभी कभी डेरिवेशन में हम सिमेट्रिक शेप जानबूझ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ हमारा कैलकुलेशन फंस ना जाए। क्यू इन के रूप में दिस बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q 1.45 इंटू 10⁻³ निकल चुका है, ये 8.85 इंटू 10⁻12 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैल्यू होता है फिक्स। और इसको जब हमने सॉल्व करी तो कितना आएगा पता नहीं, रिकॉर्ड हमको लग रहा है नहीं मिल पा रहा है। अब टाइम लगेगा इसको सॉल्व करना, जो आएगा वो तुम लोग का आंसर होगा। क्लियर, चलिए ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन, इसे बोलते हैं पुट एंड गेट। और एक क्वेश्चन है 1.23, कह रहा है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज जैसे भी समझो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं कितने डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो हो रहा है वो है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। चूँकि ई का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आउटवर्ड ही रहा होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या होगा। अब जस्ट इस पे काम हुआ है, अब क्वेश्चन समझो। कह रहे हैं हमारे पास कोई एक पतला वायर है या पतला रॉड है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो कह रहा है इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, मतलब इसके 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है, इसके 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है वो बताइए। अभी बात हुआ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 2k λ/r। अभी जस्ट बात हुई, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है E
r/2 के वैल्यू E r यानी 0.2 के ये हो गया 9 × 10⁻⁹। कितना आसान हो जाता है थ्योरी को ठीक समझ लेने पर। इसको सॉल्व करने पर आता है ये 0.01, इसका रिकॉर्ड है मेरे पास, 10⁻⁵ कूलॉम पर मीटर। लैम्डा का यूनिट कूलॉम पर मीटर। 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितने कूलॉम का है, लेकिन बुक में जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 0.01, देखूँ 0.1 माइक्रो कूलॉम पर मीटर। अरे भाई 10⁻⁶ से डिवाइड कर दोगे तो ये कूलॉम जो है माइक्रो कूलॉम में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्लेन शीट के कारण, चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसे देखेंगे। फिर 2 पैरेलल प्लेट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उसे देखेंगे। यानी हम लोग का एक चैप्टर जो है धीमे धीमे लास्ट की ओर बढ़ रहा है। क्लियर? तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।